उजाले उनकी यादों के। उजाले उनकी यादों के। दास्तान-ए-नैयर की पिछली कड़ी में संगीतकार ओपी नैयर ने अभिनेत्री मधुबाला जी से जुड़ी बातचीत के दौरान बताया कि वो एक फिल्म का निर्माण भी करना चाहती थीं, जिसमें वो नैयर जी को संगीतकार के रूप में लेना चाहती थीं। इसी कड़ी में एक बार फिर उन्होंने जिक्र किया अपने संगीत में इस्तेमाल किए गए वाद्यों का। पिछली कड़ी का समापन हुआ था गीतकारों पर, तो आइए सुनते हैं दास्तान-ए-नैयर की 7वीं कड़ी में। ये सब बात लिखने वालों की चल रही थी आपके साथ। आपने कहा कि एस.एच. बिहारी बहुत खूबसूरत और बहुत खूब लिखते रहे हैं आपके साथ। जी साहब। आपने कई बार सावन की घटा फिल्म के गाने का जिक्र किया, आज कोई प्यार से। इससे पहले की बातचीत में एस.एच. बिहारी साहब का लिखा हुआ आशा जी की आवाज वो भी है, और वो क्या मेरी जान तुम पे सदके एहसान इतना कर दो। मेरी जान तुम पे सदके जब एस.एच. बिहारी का एक कागज पर लिखा हुआ नगमा आपके हाथ में आता था, क्या एहसास होता था? धुन की तैयारी किस तरह से होती? तैयारी व्यारी कुछ नहीं, बाजा हाथ में, धुन आ गई, शायरी हाथ में आई नहीं। ये बैठे हो ना सामने हमारे, इन्होंने तो मेरे साथ तस्वीर रखी और गाने 8 के 8 सुनते रहे, कैसे बने, क्या हुआ। इसमें तो कोई शक नहीं कि बस सिर्फ मुखड़ा भी अगर सामने है तो तर्ज तैयार। नहीं, ये सब कभी ऐसा हुआ कि रात को अचानक नींद से जाग पड़ा और कोई धुन सुनी? तौबा कीजिए जी, ऐसी नींद सोता था मैं कि ना ये सारा फिल्म याद है ना, फिल्म का कोई और चीज याद रहे। हाँ, सोए तो सोए। तो दाग जब बैठ गए नहीं, ये सब आपने कहा इससे पहले की बातचीत में भी, और लगातार आपने जिक्र किया आप सिर्फ एक ही धुन बनाते थे। हाँ। और कभी ऐसा नहीं आपको लगा कि आपको अल्टरनेट करना चाहिए? या नहीं, वो कभी नहीं। वो तो मोची का काम है साहब, ये यहाँ से टंका आ गया फिर उधर कर दो, वो नहीं मैंने काम किया, कभी भी नहीं किया। जो किया फाइनल बस। तुम सा नहीं देखा, सन 1957। आवाजें आशा भोसले, मोहम्मद रफी की, गीतकार मजरूह सुल्तानपुरी। देखो कसम से कहते हैं तुमसे, हाँ तुम भी जलोगे, हाथ मलोगे, रूठ के हमसे। हाँ देखो कसम से कहते हैं तुमसे, हाँ तुम भी जलोगे, हाथ मलोगे, रूठ के हमसे। हाँ सर्द है हवाएं,
हम भी अकेले तुम भी अकेले कहते हैं तुमसे हाँ, तुम भी चलोगे हाथ मलोगे रूठ के हमसे हाँ, देखो कसम से कहते हैं तुमसे हाँ, तुम भी चलोगे हाथ मलोगे रूठ के हमसे हाँ। हम संगीतकारों की बात कर रहे थे, सज्जाद हुसैन साहब। हाँ साहब, इसकी मैं माफी चाहता हूँ, कितना बड़ा संगीतकार का नाम मुझसे छूट गया। वो मैं उनका सबसे बड़ा फैन था, सज्जाद हुसैन साहब। बड़े, मैंने तो सुना बड़े ब्लंट थे, साफ साफ बोल दिया करते थे। अरे साहब ब्लंट थे। मैं एक दरखास्त करूंगा, उनका एक गाना आप मेरे लिए जरूर सुनवाइए, चूंकि मैं अभी खुद सुनूंगा। ये हवा ये रात ये चांदनी। क्या तलत साहब की आवाज। जी साहब। ये हवा ये रात ये चांदनी, तेरी एक अदा बेनिसार है। ये हवा ये रात ये चांदनी, तेरी एक अदा बेनिसार है। मुझे क्यों न हो तेरी यारी, तेरी जुस्तजू में बहार है। ये हवा ये रात ये चांदनी। संग दिल सन 1952, गायक तलत महमूद, गीतकार राजेंद्र कृष्ण, संगीतकार सज्जाद हुसैन। तुझे क्या खबर है ओ बेखबर, तुझे क्या खबर है ओ बेखबर, तेरी एक नजर में है क्या असर। तुझे क्या खबर है ओ बेखबर, तेरी एक नजर में है क्या असर। जो गजब में आए तो कहर है, जो हो मेहरबां तो करार है। मुझे क्यों न हो तेरी आरज़ू, तेरी जुस्तजू में बहार है। ये हवा ये रात ये चांदनी। वो दूसरों के बारे में एकदम राय भी दे दिया करते थे और मजाकिया तबीयत थी, ऐसा किसी का दिल दुखाने की बात नहीं। मजाकिया तबीयत को लोग कम समझते थे। क्योंकि मैंने सुना कि वो एकदम से रिजेक्ट कर देते थे कि वो क्या गाएगा या इनको क्या आता है, इस तरह की। भाई जो भी देखिए, उसके जो फीलिंग थे वो छुपाते नहीं थे, बयां कर देते थे। फिर आपके साथ में बहुत उनका बहुत जबरदस्त प्रेम था। वही एक संगीतकार है जिसका मेरा मिलना जुलना था। मेरी भी कभी कभी मुलाकात हुई है सज्जाद साहब से, और बिल्कुल आखिर दिनों में। और ये सही है कि वो जब भी मिलते थे नैयर भाई का जिक्र ज़रूर करते थे और इनकी बेइंतहा तारीफ़ करते थे इनकी गैर मौजूदगी में। और मुझे वो करते थे कि भाई अरे तुमने तो ओपी नैयर के साथ काम किया, नैयर के साथ काम किया है। यानी ये लगता था कि जैसे इनके बड़े मद्दाह, बड़े परस्तार हैं। अच्छा, कभी लता जी ने गाया नहीं तो आपने आशा जी से गवा करके ये साबित कर दिया कि ओपी नैयर जो हैं वो उसके बावजूद, क्योंकि अमूमन लोग डर जाया करते थे उस दौर के। आशा के बावजूद पहले हमने साबित किया है। आशा तो बड़ी पीछे की बात है। पहले शमशाद जी, गीता जी कितनी फिल्मों में हिट हुई हैं वो। छू मंतर देखिए, गरीब जान के जानिसार अख्तर साहब का गाना। गरीब जान के, गरीब जान के हमको न तुम मिटा देना, तुम्ही ने दर्द दिया, तुम्ही ने दर्द दिया है, तुम्ही दवा देना गरीब जान के। छू मंतर सन 1956, मोहम्मद रफी और गीता दत्त, गीतकार जानिसार अख्तर। लगी है चोट कलेजे पे उम्र भर के लिए, लगी है चोट कलेजे पे उम्र भर के लिए, तड़प रहे हैं मोहब्बत में एक नजर के लिए। नजर मिला के मोहब्बत से मुस्कुरा देना, तुम्ही ने दर्द दिया है, तुम्ही दवा देना गरीब जान के।
हमारा कहाँ ठिकाना है, जहाँ में और हमारा कहाँ ठिकाना है, तुम्हारे दर से कहाँ उठ के हमको जाना है। जो हो सके तो मुकद्दर मेरा जगा देना, तुम्ही ने दर्द दिया है तुम्ही दवा देना, गरीब जान के। और मान लो आपको रफी साहब नहीं मिलते तो क्या होता? साहब देखिए, आप ये बोलते कल ये ना होता तो क्या होता, ये ना होता तो क्या होता, हम ना होते तो क्या होता। कमल साहब, ये नोबडी इज इंडिस्पेंसेबल। नहीं, मैं यहाँ एक सवाल ये करना चाहूँगा कि आपके साथ शमशाद बेगम गा चुकी थी, गीता दत्त गा चुकी थी, ये आशा भोसले के जो फिल्मी दुनिया में आपके गानों में दाखिला हुआ, उसको वो किसी ने नाम लिया, किसी ने सजेस्ट किया, या किस तरह वो आ गई हैं? देखिए साहब, बी आर चोपड़ा हमेशा लता मंगेशकर को लिया करते थे, तो पहली फिल्म जो थी वो नया दौर थी, तो हमारी पहली टर्म थी कि भी मैं लता से गाने नहीं लेता, और आप गाने लेंगे तो ये आशा भोसले से लेंगे। तो वही तो आपके जहन में आशा भोसले का नाम कैसे आया? ये खुदा मालूम कैसे आया, तब तो कोई बात भी नहीं थी। वही तो कि भाई उससे पहले आप काम कर चुके थे, या उनका गाना सुन चुके थे, या किसी ने कहा कि भाई वो एक अच्छी गायिका है, लता की बहन है, कुछ तो जरिया? नहीं, वो देखिए, मेरे एंटर होने से पहले उसके पास हिलमैन गाड़ी थी, रुपया था, मकान था, वो सक्सेसफुल औरत थी। लेकिन क्या कि किसी कंपोजर की, देखिए, हर एक तराश करने के लिए, हीरे के लिए तो जौहरी तो चाहिए, तो वो मालिक के करम से वो जौहरी परवरदिगार ने हमको ठहराया, तो तराश के पेश कर दिया आपके सामने सब। यार बादशाह, यार दिलरुबा, कातिल आँखों वाले, ओ दिल पर मतवाले, दिल है तेरे हवाले। यार बादशाह, यार दिलरुबा, कातिल
साहब, एक ज़माने से काफ़ी स्टेज शोज संगीतकार करते रहे हैं और पूरी दुनिया का टूर होता था और उसमें गायक गायिकाएं जाते थे और गानों को लाइव ऑडियंस के सामने पेश करते थे। आपने इस तरह के टूर्स किए हैं? नहीं साहब, देखिए, एक तो मेरी हेल्थ मुझे अलाउ नहीं की, मैं अमेरिका नहीं जाता। आई हैड मैनी टाइम्स ऑफर्ड टू गो टू अमेरिका, लेकिन क्या कि बिकॉज ऑफ माई स्टोमक प्रॉब्लम्स, चूँकि दिन का 12 घंटे का फ़र्क है, जब यहाँ दिन के रात के 12 बजे, वहाँ दिन के 12 बजे हुए हैं, तो सारा जो एटमॉस्फेयर जो है अपसेट हो जाता है, तो इसलिए मैं कभी नहीं जाता। लंदन का है, उसमें भी 6 घंटे का फ़र्क है, 5.5-6 घंटे का, वो भी ट्रबल सम है। लेकिन ये दुबई हुआ, कुवैत हुआ, मस्कट हुआ, ये छोटी छोटी 1.5-2 घंटे का डिफरेंस में ट्रैवल है, तो उसमें मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। ये एक बड़ा आर्टिस्ट जो होता है, पब्लिक फिगर जो होता है, वो पब्लिक उसके बारे में जानना चाहती है, जो उसके पसंदीदा कलाकार होते हैं, जो जिनकी वो पूजा करती रही है। आपके भी ऐसे चाहने वाले हैं हिंदुस्तान भर में, और उनको कईयों को मालूम नहीं, जैसे हम ही आपकी तलाश में बहुत समय लगा ट्रेस करने में कि कहाँ होंगे, क्यों आप पब्लिक से दूर भागते हैं? देखिए साहब, एक तो मैंने इस लाइन को तर्क कर दिया। नंबर 2, 15 साल पहले मैं जहाँ जिस मकाम पे रहता था, मकीम था, वहाँ से अलग होने के बाद लोगों को पता नहीं लगा मैं कहाँ कहाँ रहा हूँ। जो आपसे मिलना चाहते हैं, आपको चिट्ठियां लिखना चाहते हैं, मैं चिट्ठियों का जवाब नहीं देता और ना मैं किससे मिलता हूँ। आप तो फोन भी नहीं उठाते? नहीं उठाता। नहीं साहब, ऐसा नहीं लगता कि दुनिया से इस तरह से काट के आप अपने जो चाहने वाले हैं उनके साथ ज्यादती इतना करें? सुकून में हूँ, मेरा बुढ़ापा इतना सुकून में जाता है कि मेरी शायद जवानी या बचपन नहीं गया है, इतना सुकून में मेरी जिंदगी है। नहीं साहब, बहुत साल तक आपने फिल्मों में संगीत नहीं दिया था, फिर 2 फिल्में आपकी आई थी, निश्चय और जिद, और क्या खूब लगा कि पुराना दौर बस वापस आ गया, अब नैयर साहब की और चीज़ें आएंगी और फिल्में और गाने सुनने को मिलेंगे। लेकिन 2 के बाद वो पूर्ण विराम, फुल स्टॉप क्यों लग गया? देखिए, 2 पिक्चरों ने ये बता दिया कि नैयर साहब जो आप बनाते हो वो आज चलेगा नहीं, और जो आज बन रहा है मैं बना नहीं सकता। तो ग्रेस किस चीज़ में है? विजडम और ग्रेस, क्या विड्रॉ कर लीजिए। उस दौर में जब निश्चय और जिद आई थी, आपके संगीत की काफी चर्चा हुई थी और बहुत बिका म्यूजिक। पिक्चर रिलीज होते दोनों डब, तो म्यूजिक भी गया साथ, पिक्चरों का जनाजा निकला और म्यूजिक का भी। ऐसा नहीं लगता कि आपने गलत फिल्में ले ली थी या आपके म्यूजिक के साथ बनाने वालों ने इंसाफ नहीं किया? उस वक्त मेरे को रुपए की सख्त जरूरत थी, तो मुझे वो तस्वीरें लेनी पड़ी। बैगर्स कांट बी चूजर्स, जरूरतमंद आदमी तो ये नहीं देखेगा कि भाई सब्जेक्ट क्या है क्या नहीं। जब जरूरतमंद नहीं भी थे तब भी नहीं पूछता था मैं कि सब्जेक्ट क्या, आपका कहानी क्या, कुछ नहीं। मेरा एक ही सब्जेक्ट और एक ही कहानी, तो रुपया कितना है। मान लो आज आपको फिर से, एक तो मैं जाऊंगा ही नहीं म्यूजिक, आप कितना भी रुपया दीजिए मैं म्यूजिक दूंगा ही नहीं, नंबर 1। नंबर 2, जो मेरी ताजगी थी मेरे दिमाग की एज की वजह से, इट्स आउट। आई एम नॉट फ्रेश एट ब्रेन टू मेक म्यूजिक। अब मैं फिर से थोड़ी देर के लिए नैयर साहब के बचपन की तरफ मैं वहाँ जाना चाहता हूँ कि कैसे बच्चे थे? जिद्दी थे बहुत आप, या माता पिता के बहुत आज्ञाकारी बच्चे? नहीं जी, बिल्कुल आज्ञाकारी नहीं था। बदमाश। अच्छा, किस तरह की बदमाशियां थी नैयर साहब आप? सब बदमाशियां भरी पड़ी, एक ही दिल को रूह के पीटू जिगर को मैं, हवा बिगड़ा हुआ था। शिकायतें आती थी घर में आपकी? बहुत शिकायतें? अरे बड़ी आती थी, बड़ी पिटाई होती थी, पूछे नहीं। असल में जी होता क्या था, मैं गाता था और हमारे पड़ोस में, ये कमजोर था मैं, लड़के मेरे को पीट जाते थे बगैर किसी बात के। क्यों पीट जाते थे? मैं रेडियो से गाता था, मशहूर था कि ये जलते थे इस बात से, लड़के पीट जाते थे। और लड़कियां जो हमारे पड़ोस में रहते थे तो सब निकल आती थी बाहर, इसको मारा है। तो वो बोले, भाई तुम गाना सुनाओगे हमको? मैं ज़रूर सुनाऊंगा। कि हम सबकी धुलाई करती है, बस वो 2-3 लड़कों की जो 8-8 लड़कियां मिलके धुलाई करें, फिर वो मेरे को कोई मारता नहीं था। वहाँ भी औरत काम आई मेरे। तो पहला इश्क आपका कौन सी एज में हुआ? ये सब मैं आपको होगा 9 वर्ष का। 9 वर्ष की उम्र में इश्क हो गया आपको? नहीं, इश्क नहीं, बात कहता हूँ कि लड़कियाँ पीट देती हो, कहता भाई मेरा नाम है ओंकार प्रसाद, ओंकार गाना सुनाएगा? मैं ज़रूर सुनाऊंगा। तो वो मैंने कहा, ये देखो मेरे को तेरे ये इधर मार लग गई है, किसने? मैंने कहा ये 2 लड़के सामने इन्होंने की है। बस वो 6-8 लड़कियां जाके पीटा ही उनको, फिर मेरे को मारता नहीं था। तो गैंग इसका पूरा आ जाएगा। स्कूल जब आप जाते होंगे, जाहिर है पढ़ाई जरूरी होती है और बड़ा वो जमाना सख्त अनुशासन का था। आपने कहा कि आप बदमाश थे, तो मास्टर जी आपसे कैसे निपटते थे? मतलब बताता हूँ कि हमारे एक मास्टर थे, उनका नाम था निरंजन दास। हम इतने बदमाश थे तो उसका पेट नेम लड़कों ने डाला था करेला मास्टर। तो हमने एक दफा जाके चौक में बोर्ड पे लिख दिया, करेला भगत निरंजन टॉकीज में। वो आए वहां पर, ये किसने लिखा है? लड़का को बोले नहीं, साला पिटाई हो गई। तो एक लड़का था साला जला वो हमसे, कहते ये ओपी नैयर ने लिखा है। पिटाई की हमारी उसने, मास्टर ने।
फिर हमने लिखना बंद कर दिया। फेल होते थे? अरे फेल तो मैं कभी नहीं हुआ, नकल जरूर मार के पास हुआ हूँ। मैट्रिक वरना मैं पास नहीं होता। 25 साल में मैट्रिक में बैठा रहता, कोई मैथमेटिक्स में नील था मैं। अरे सो आपने 850 में से 302 नंबर लिए हमने, फर्स्ट क्लास, 3rd डिवीजन। लेकिन संगीत अपने आप में भी गणित है, और वो तो मात्राओं का ही खेल है, लेकिन उसमें देखिए साहब, आप बातें करने के हमारा नाम हो गया है। जब हम कुछ नहीं थे, हमारे क्या हाल बिगाड़े हैं दुनिया ने, वो हमें पता है ना। नहीं साहब, ऐसा होता है कि घर में 4 बच्चे हैं और चारों में से 3 तो बहुत होशियार हैं और चौथा अगर पढ़ाई में फिसड्डी है, वो देखिए, तो उसकी तो बड़ी शामत आ जाती है, बड़ी लानतें पड़ती हैं। उनमें से एक था कि बाकी तीनों ब्रिलियंट और एक हम खराब, तो हमारे को बड़ी मार पड़ती थी, पिटाई होती थी। तो आपको ऐसा नहीं लगता था कि आपको बाकियों जैसे बन जाना चाहिए? तौबा कीजिए जी, वो ये अपना मैंने का हिस्सा लेंगे। हमारे बाप तो बोलते थे साले बड़ा होके क्या मरासी बनेगा। तो उस दौर में आप अपने मन में क्या प्रतिज्ञा करते थे कि मैं यूं कर दूंगा बड़ा होके? कुछ नहीं जी, प्रतिज्ञा डेस्टिनी लेती चली गई। आपका ये मकसद नहीं था कि आप संगीतकार बनेंगे? बिल्कुल नहीं, वो तो एक गाना बनाया तब इच्छा पैदा हुई प्रीतम आलमेलो बनाने के बाद, क्या यार कुछ तुम कर सकता है। ये शुरू से आपका नाम ओपी नैयर रहा या ये बाद में जुड़ गया? नहीं साहब, ये ओपी नैयर ऑल इंडिया रेडियो से ब्रॉडकास्ट होता था। नहीं, ये सब बहुत जमाने पहले। आपने बताया भी कि आप बचपन से बच्चों के कार्यक्रम में आकाशवाणी में जाया करते थे, रेडियो स्टेशन में। आज इतने सालों बाद आप वापस रेडियो स्टेशन में आए हैं, वैसे ही स्टूडियो, वैसे ही माइक्रोफोन, सिर्फ टेक्निक बदल गई है, लेकिन माहौल ऑलमोस्ट उसी तरह का है। साहब हमें तो ऐसा यूनुस साहब लग रहा है इस वक्त कि हम तो अपने घर में आ गए बहुत बरसों के बाद। नैयर में ऐसा नहीं लगता है कि जैसे पुरानी बहुत सी बातें आपको कभी कभी याद आती होंगी तन्हाई में, और ये लगेगा कि ज़िंदगी जो है एक अजीब सा तिलिस्मी खेल है, एक जादू का पिटारा है। बहुत दफ़ा ख्याल आता है जब मैं अपने दोपहर को अकेला बैठता हूँ, तो फिर मैं ज़रा डिस्टर्ब होता तो आवाज़ लगाता हूँ किचन में, राजू अभी तो चली आए इधर। फिर उसको सुनाता हूँ मेरे मन में क्या है ऐसा। ये रोज़ करीबन होता है कि बचपन में ऐसा बात याद आई, ये हुआ वो हुआ। ये झूठ मैं बोलता नहीं था, मैं बिल्कुल झूठ बोल रहा था। देन आई बिकेम ए चैंपियन ऑफ लायर। ऐसा झूठा बना मैं, अब जो बात करूँ मेरे को बोले ये झूठ बोलता है, मैंने झूठ ही शुरू किया, पकड़ लो इसको। अब जब हमारी नौकरी लगी तो घर में पूछा कि भाई कितने पैसे तुम्हारी पगार लगी? मैंने कहा जी 400 रुपया। अजी फर्स्ट टाइम म्यूजिक डायरेक्टर बने तो पंचोली साहब के बाद 700 रुपये महीने की नौकरी लगी। कहेंगे तो झूठ बोलता है, तो मैंने तो 400 बताया तो भी बोले झूठ बोलता है, 700 बताता तो भी बोलते झूठ बोलता है, 300 बचाओ, मैंने कहा मेरे को जरूरत पड़ेगी सारी बॉम्बे में, तो इनको 400 ही बताया। तो ये दे एक्चुअली आई हैड ए ट्रबल्ड चाइल्डहुड एंड आई एम ए विक्टिम ऑफ दैट। गंगा है गंगा, कुछ ऐसी मोहब्बत की वीरान हुई गलियां, हर पल तेरी चाहत को तरसेंगी ये दो कलियां। कुछ ऐसी मोहब्बत की वीरान हुई गलियां, हर पल तेरी चाहत को तरसेंगी ये दो कलियां, तरसेंगी ये दो कलियां। अब कौन इन्हें लोरी गा गा के सुलाएगी, हम चुपके से रो लेंगे। गंगा है गंगा। विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के। संगीतकार ओपी नैयर खुद बयां कर रहे हैं दास्ताने नैयर। तो ये एक सिलसिला जो है चलता हुआ आपको कभी न कभी इस मोड़ पर लाता होगा जहाँ आप ये ज़रूर सोचते होंगे कि ज़िंदगी दिल पे अजब सहर सा कर जाती है, एक जगह ठहरी रहे और गुजर जाती है। तो ये गुजरा हुआ वक्त जो है
एक गर्दिश ज़माना जो है ये अक्सर जैसे फिल्म पे परछाइयाँ उभरती चलती रहती उसी तरह। तो क्या आप समझते हैं कि जो वक्त गुजरा वो बड़ा सुनहरा वक्त था? देखिए साहब, क्या है कि मैंने तो आपसे अर्ज़ की कि मेरी ज़िंदगी का एम या इंस्पिरेशन हैज़ बिन ए वुमन। अब उसके अंदर अगर 70% स्वीट मिली है तो बाकी अगर किधर मिर्ची लगी है आके तो 30% लगी है। अब क्यों चिल्लाते हो बेटा? यू हैव एंजॉयड योर लाइफ, women have loved you, what else do you want? नहीं साहब, जब आपकी युवावस्था के दिन थे और कुछ करना चाह रहे थे तो आपके अंदर का एक अकेलापन जरूर रहा होगा उस आपकी जवानी के दिनों में। देखिए, मैं बार बार कई दफा बता चुका हूँ, मैं सड़कों पर अकेला रोया करता था, ऑल अलोन इन द नाइट्स एंड फॉर नो रीजन। मैंने एक दफा तो हमको मार पड़ी, हमने बोला हम आपके बेटे ही नहीं है, मेरे माँ बाप तो कोई और है, बहुत पिटाई हो गई हमारी। अबे साले, हम तेरे माँ बाप है, तू क्या बोलता है? कौन है तेरा बाप, किधर माँ बाप? बट दे कुडंट अंडरस्टैंड द लोनलीनेस इन मी। जो यूनुस साहब ने बोला, ये बिल्कुल मेरा अंदर पकड़ी ये बात, क्या है, बिन ए वेरी लोनली मैन इनसाइड। लेकिन ये सब इस अकेलेपन को बांटने का अंदर से एक जज्बा उठता है और ऐसे में इंसान अपने दोस्त चुनता है। वो हो सकता है कि महिलाएं हों, हो सकता है कि पुरुष हों। आपने अपने आप को कि उन दिनों में किसके साथ? हमने धोखा खाया तो पुरुषों से खाया, तो औरतों ने धोखा नहीं दिया। अपनी जवानी के दिनों में सबसे पहले आपने अपने मन के अकेलेपन को किसके साथ बांटा था? वो साहब, अब वो जिंदगी की कई औरतें रही जिनके साथ बड़ा मेरा दिल खोल के बात होती थी। और वो दिस वाज अबाउट व्हेन आई वाज 19 years old। कहाँ थे आप? लाहौर में। लाहौर में मैंने 21.5 बरस की उम्र में छोड़ा। तो किस तरह के दिन थे वो, मतलब कि? बड़े फर्स्ट क्लास दिन थे, क्योंकि एक तो मुझे लाहौर शहर पसंद था और मेरी जो रोमांटिक लाइफ शुरू हुई वो लाहौर से हुई। तो आपकी जो शादी थी वो अरेंज थी या? दैट वाज अ लव मैरिज। नहीं सब बात लाहौर की चल रही थी, आपने कहा आपकी रोमांटिक लाइफ वहां से शुरू हुई। किस तरह से आप मिलते थे और कैसे अपनी बातें कहते थे? मिलते तो साहब पब्लिक में थोड़ा मिलेंगे, अभी कोई लड़का लड़की यंग मिलेंगे तो कोना ढूंढने के साला किधर अलग जगह बैठ के बातें करें। उस तरह का लाहौर में उस तरह का मौका उन दिनों में हुआ नहीं? वो क्या था कि जगह जगह कॉलेज की सब भरपूर जगह थी तो उसी लड़की के घर ही चले जाते थे। आपने कभी किसी को प्रेम पत्र लिखा, लव लेटर लिखा? मैं, कमाल ये है कि मेरे पास चिट्ठियां रही, मैंने मेरे को चिट्ठी लिखने की, आई फील बोल्ड, चिट्ठियां लिखने का वो ये आइडल जॉब है। तो जो कुछ कहना था आपने अपनी जबान से कह दिया? हाँ जी, कह दिया बस। आप यूं ही अगर हमसे मिलते रहे, देखिए एक दिन प्यार हो जाएगा। ऐसी बातें न करो हंसी जादूगर, मेरा दिल तेरी आंखों में खो जाएगा। आप यूं ही अगर हमसे मिलते रहे, देखिए एक दिन प्यार हो जाएगा। पीछे पीछे मेरे आप आती हैं क्यों? पीछे पीछे मेरे आप आती हैं क्यों? मेरी राहों में आंखें बिछाती हैं क्यों? आप आती हैं क्यों? क्या कहूँ आपसे, ये भी एक राज है, एक दिन इसका इज़हार हो जाएगा। आप यूं ही अगर हमसे मिलते रहे, देखिए एक दिन प्यार हो जाएगा। कैसी जादूगरी की, अरे जादूगर, कैसी जादूगरी की, अरे जादूगर, तेरे चेहरे से हटती नहीं ये नजर, हाय मेरी ये नजर। ऐसी नजरों से देखा अगर आपने, शर्म से रंग गुलनार हो जाएगा। आप यूं ही अगर हमसे मिलते रहे, देखिए एक दिन प्यार हो जाएगा। ऐसी बातें न करो हंसी जादूगर,
नैयर साहब, आपकी इतनी विविध और इतनी कहना चाहिए कि वैभव भरी जिंदगी का निचोड़ क्या है? आपकी सबसे बड़ी फिलॉसफी क्या है? आप इतने अनुभवी हैं और मैं इतना युवा हूं। आप मान लीजिए कि मुझे एक जीवन दर्शन देना चाहें तो क्या दें? यूनुस साहब, मैं अभी रास्ते में जब कमल साथ और अहमद वासी साहब के साथ आ रहा था गाड़ी में, तो रास्ते में कुछ स्पिरिचुअलिज्म का जिक्र छिड़ा, तो मैंने कहा साहब, मैंने ज़िंदगी में एक चीज़ का निचोड़ पाया है, नियरली 80 के करीब आकर, 2 साल का में 80, कि सर्विस ऑफ ह्यूमैनिटी इज़ द वर्शिप ऑफ गॉड। कुछ आदमी ने सीखना है तो ये सीखे कि इंसान की ज़ात है उसके अंदर, वो निकली तो हम क्या है? कुछ भी नहीं है। तो खुदा ने इंसान को अशरफ मखलूक़ात अपने इमेज में बनाया है, तो उस तरह के काम कर तू, तो अल्टीमेटली समझ क्या लगी, वो होते नहीं है। मैं भी आपको नसीहत कर रहा हूँ, पीछा दौड़ जितना है उससे आई है। तो अब क्या है कि जब भी समझ लगी उस वक्त भी आप रास्ते पे आए तो बहुत है। अंधेरे में जो बैठे हैं, नजर उन पर भी कुछ डालो। अंधेरे में जो बैठे हैं, नजर उन पर भी कुछ डालो। अरे ओ रोशनी वालों, बुरे इतने नहीं हैं हम, जरा देखो हमें भालो। अरे ओ रोशनी वालों। संबंध 1969, गायक महेंद्र कपूर, गीतकार पंडित प्रदीप। कफन से ढांक कर बैठे हैं हम सपनों की लाशों को। जो किस्मत ने दिखाए देखते हैं उन तमाशों को। से ढांक कर बैठे हैं हम सपनों की लाशों को। जो किस्मत ने दिखाए देखते हैं उन तमाशों को। हमें नफरत से मत देखो, जरा हम पर रहम खा लो। अरे ओ रोशनी वालों, अंधेरे में जो बैठे हैं, नजर उन पर भी कुछ डालो। अरे ओ रोशनी वालों। कुछ साथी, हमारे भी थे कुछ सपने, हमारे भी थे कुछ साथी, हमारे भी थे कुछ सपने। सभी वो राह में छूटे, वो सब रूठे जो थे अपने। सभी वो राह में छूटे, वो सब रूठे जो थे अपने। जो रोते हैं कई दिन से, जरा उनको भी समझा लो। अरे ओ रोशनी वालों।
बचपन से लेकर के आज तक रिश्ते हमारे बनते हैं, बिगड़ते हैं, रिश्ते बनते ही बिगड़ने के लिए। कहते हैं ना कि रिश्ते तो वो खून का है और ये सगा है, ये वो पराया है। अरे सब बकवास है। लोग बोलते ब्लड इज थिकर देन वाटर, मैं बोलता ब्लड इज थिनर देन वाटर। अपना ब्लड जो है थिनर देन वाटर निकलता है, बाहर का जो ब्लड है वो कभी थिकर देन ब्लड भी निकलता है। ऐसे ऐसे लोग अच्छे मिले हैं मेरे को जिंदगी में। तो आप क्या समझते हैं कि सियासत जो है वो हर दौर में कामयाब होती रही है फन को दबाने में? नहीं साहब, ये तो बहुत जादू है, जिसको उतना ही ये उभरेगा जितना के दबा दोगे। ये तो जिसके अंदर कसबे कमाल कुन के अजीज़े जहां छवि, वही बात है कि जिसके अंदर गुण है वो आज नहीं तो कल फूट के निकलेगा बाहर। यानी बदलते हुए दौर के साथ ये सियासत जो है वो बदली जरूर है, लेकिन जो बुनियादी फन है वो आज भी जिंदा है और आने वाली नस्लें और वक्त में बिल्कुल जिंदा रहेगा। सही फरमाया आपने। नहीं साहब, मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपने लंबे वक्त तक संगीत दिया, उसके बाद आपने कहा कि आपने काफी ग्रंथ पढ़े और शुरू में आपने कबीर को गाया। जी साहब। और आपने कहा कि ऐसा ग्रंथ कबीर का आपके पास है जो शायद कहीं नहीं मिलेगा। बिल्कुल ठीक है। आपकी शख्सियत में जो विद्रोह है, कबीर के यहाँ बगावत नहीं है, सत्य है, सच्चाई है, वो खुदा का नाम है। इसलिए उनको जो संत कबीर या भगत कबीर कहते हैं बेवकूफ है, वो है सत्य कबीर। सत्य कबीर कहते हैं, संत भी नहीं कहना, सत्य कबीर। एक दिन कबीर साहब को बोला कि भाई यार ये देखो तू तो ऐसी जगह पर रहता है जो रोज ये खून करते हैं, बकरे काटते हैं, कसाई के पड़ोस में रहते थे। तो एक बड़ी छोटी सी जबान में कहेगा, कबीरा तेरी झोपड़ी गल कटियन के पास, करेंगे सो भरेंगे तू क्यों भैया उदास। नहीं साहब, आप जब पलटकर अपनी जिंदगी को देखते हैं तो अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी कामयाबी आपको क्या लगती है और सबसे बड़ी नाकामी आप किसे पाते? साहब सबसे बड़ी नाकामी तो ये है कि मैं कामयाब हो गया, और सबसे बड़ी कामयाबी है कि फिर नाकाम हो गया, नाकामयाब हो गया। अच्छा, अगर आपसे अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखने के लिए कहा जाए, हाँ साहब, तो उसमें आप किस चीज को सबसे ज्यादा अहमियत देंगे? औरत को। नहीं साहब, जब कभी भी आपका दिल टूटा और औरत ने ही तोड़ा? नहीं, औरतों ने दिल नहीं तोड़ा, औरतों को दिल हमसे टूटे होंगे, हमारा दिल तोड़ने वाली औरत पैदा ही नहीं हुई अभी तक। नहीं साहब, हम ये चाहेंगे कि जो आपकी संगीत यात्रा है उसके कुछ बड़े ही बुलंद मकामी गीत आप हमें बताएं और उनके बारे में थोड़ा सा विस्तार से बताएं। कुछ ऐसे कुछ चुनिंदा गीत अपने खुद के चुने और वो हमारे सुनने वालों को उनकी खासियत के साथ बताएं। उसमें कोई चीज़ बताने के काबिल है ही नहीं, क्योंकि गाने खूबसूरत लिखे हुए हैं। आप कोई भी गाने बजाइए, जैसे मान लीजिए ये मेरा नाम चिंचिंचू गीत है, इसका जो इंट्रो है, बल्कि आपके कई गाने हैं जिनका इंट्रो बड़ा स्ट्रॉन्ग है और जब कोई गाता है उसको महफिलों में गुनगुनाता है तो इंट्रो के साथ गुनगुनाता है। क्योंकि क्या है कि ये बूगी वूगी रिदम है, ये मेरा नाम चिंचुचू इसे बूगी वूगी रिदम, बड़ा पॉपुलर रिदम था उस टाइम का। तो उस रिदम के बेस के ऊपर ये गाना बना हुआ है। ओरिजिनल ये रिदम हम किस कंट्री से जुड़े? बूगी वूगी आल्सो कम फ्रॉम ये होनोलुलु, उस तरफ से ये रिदम आए। लैटिन अमेरिका से। लैटिन अमेरिका, जहाँ का ये सांबा वगैरह भी वहीं का पूरा। इस गाने की अपनी एक रफ्तार है, एक रवानी है इस गाने में, और जिस तरह से अदायगी बहुत ही बुलंद है। गीता दत्त ने बहुत अच्छी वो बाप बाप कहती है कैसा, बहुत मजेदार है। तो वो पूरा जिस तरह से गीता दत्त ने गाया है, क्या वो सारा आपने बताया था या उनका कुछ क्रिएटिव था? आर्टिस्ट का कुछ नहीं। जो बाबा जैसे आपने कहा तो वो आपका बताया हुआ है? हमारा ही बताया हुआ है। हावड़ा ब्रिज 1958, गायिका गीता दत्त, गीतकार कमर जलालाबादी। मेरा नाम चिंचिंचू, चिंचिंचू बाबा चिंचिंचू, रात चांदनी में और तू, हेलो मिस्टर हाउ डू यू डू। मेरा नाम चिंचिंचू, चिंचिंचू बाबा चिंचिंचू, रात चांदनी में और तू, हेलो मिस्टर हाउ डू यू डू।
जैसे ये देश है वीर जवानों का की बात आती है जी साहब, तो उसका जब इंटरव्यूज आते हैं उसके, तो उसमें वहूं वहूं और वो जो पंजाबी भांगड़े का जो टच है और वो सारा आप अपनी कंपोजिशन बनाते समय उसको करते थे। देखिए वो तो मेरा पंजाब का खून है, भांगड़े देखे हुए, भांगड़े जानते, भांगड़े अटेंड किए हुए हैं, तो उसमें कोई नवल बात नहीं है। मेरी धुन भी नहीं है तो है ही भांगड़े की धुन है। नया दौर 1957, आवाजें मोहम्मद रफी, बलबीर और साथियों की, गीतकार साहिर लुधियानी। ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का, इस देश का यारो, इस देश का यारो क्या कहना, ये देश है दुनिया का गहना। चौड़ी छाती वीरों की, यहाँ भोली शक्लें हीरों की, यहाँ गाते हैं रांझे, यहाँ गाते हैं रांझे, मस्ती में मचती हैं धूम में बस्ती में। बहारे झूलों की, राहों में कतारे फूलों की, यहाँ हंसता है सावन, यहाँ हंसता है सावन, बालों में खिलती हैं कलियां गालों में। कहीं दंगल शौक जवानों के, कहीं करतब तीर कमानों के, यहाँ नित नित मेले, यहाँ नित नित मेले सजते हैं, नित ढोल और ताशे बजते हैं। भर के लिए दिलदार हैं हम, दुश्मन के लिए तलवार हैं हम, मैदान में अगर हम डट जाएं, मुश्किल है कि पीछे हट जाएं। और संबंध के गीत की चर्चा करें। संबंध के गाने के अंदर जो आप स्टार्ट करते हैं, वो एक अलग तस्वीर शशाधर मुखर्जी जब जिंदा थे मुझे पेश की। तमाम फिल्म वाला स्टूडियो खिलाफ हो गया, कह रहे ओपी नैयर को इतनी इमोशनल पिक्चर, ये तो रोमांटिक और कॉमेडी म्यूजिक डायरेक्टर है, ये पिक्चर उनके बस की नहीं है। तो मुखर्जी साहब वाज वन ऑफ द मोस्ट ब्रिलियंट एंड इंटेलिजेंट मैन आई हैव एवर मेट इन माय लाइफ। तो उसने बोला यू डू नॉट नो, लीव इट। देखो ये क्या करता लड़का, बस उसका फिर एक गाना ऐसा बना है कि वो फिल्म जहाँ भी लगी है सिल्वर जुबली की उसने। जो दिया था तुमने एक दिन मुझे, फिर वो प्यार दे दो। जो दिया था तुमने एक दिन मुझे, फिर वो प्यार दे दो। एक कर्ज मांगता हूँ, बचपन उधार दे दो। जो दिया था तुमने एक दिन मुझे, फिर वो प्यार दे दो। एक कर्ज मांगता हूँ, बचपन उधार दे दो। जो दिया था तुमने एक दिन मुझे, फिर वो प्यार दे दो।
संबंध 1969, गायक महेंद्र कपूर, गीतकार पंडित प्रदीप। मेरा दिल तड़प रहा है, मुझे फिर दुलार दे दो। मेरा दिल तड़प रहा है, मुझे फिर दुलार दे दो। एक कर्ज मांगता हूँ, बचपन उधार दे दो। जो दिया था तुमने एक दिन, मुझे फिर वो प्यार दे दो। विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के। संगीतकार ओपी नैयर खुद बयां कर रहे हैं दास्ताने नैयर। क्या चल अकेला बनाते हुए क्या आपके दिमाग में क्या ख्याल था, किस तरह से आपने इस चलन को रखा? हमारे कवि प्रदीप साहब को आदत थी कि वो धुन बना के गाना लेके जाते थे, उनको म्यूजिक डायरेक्टर इनकार ही नहीं कर सकता था, वैसे का वैसा रख देते थे। ये बहुत म्यूजिक डायरेक्टर ने किया, मैं नाम नहीं लूंगा। और वो सबसे पहला गाना चल अकेला रिकॉर्ड हुआ तो वो बंगाली धुन ले आए, रौंगीला 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 रे करके, उसमें चल अकेला चल अकेला चल रे। तो हमने पेटी बंद की और घर भाग गए। फिल्म वाले से गाड़ी में बैठे आ गए तो मुगली, अरे ओपी पकड़ो पकड़ो पकड़ो, बड़ी मुश्किल से लाए पकड़ के इसको। फिर वो मैं तो चला निकल गया। शाम को मुखर्जी साहब मेरे घर पे आ गए तो कहने लगे क्यों नाराज हो गए इतना? मैंने कहा साहब जब यही धुन बनाएंगे, यही गाना लिखे, मेरी क्या जरूरत है? तो कहने लगा नहीं अब वो कभी नहीं ऐसा करेगा, अब तुमको गाना दिया जाएगा और धुन बनाओगे तुम। तो 1.5 घंटा बीच होगा। कहने लगे नीचे से बुला लो, कवि प्रदीप बैठा है गाड़ी में। अरे मैंने कहा ये 2 घंटे से मेरे से बात कर रहे हैं। मैंने कहा जी आप बैठिए, मैं जाके लेते। मैं नीचे गया, कवि जी नमस्ते, आइए ऊपर। वो तो सहमा होगा क्या बात है? मैं कहा कवि जी चलिए, मेरे से बड़ी गलती होगी, आप ऊपर चलिए प्लीज। आया वो ऊपर, बैठे, बातचीत हुई तो बोल लगे कि मैं आगे से कभी आपको धुन के साथ गाना नहीं दूंगा, गाना दिया करूँगा। मैं कहा थैंक यू वेरी मच। फिर मैंने उनको अपने गानों पे कवि प्रदीप को रोते हुए देखा। 3-4 गानों में संबंध के। एक वो गाना था बैकग्राउंड में, माँ जल रही है, पीछे से गाना आता है, अपनी माँ की किस्मत पर मेरे बेटे तू मत रो, मैं तो कांटों पे जी लूंगी, जा तू फूलों पे सो। हंसने के ये तेरे दिन है, रोने से तेरा क्या नाता, रोने के लिए तो बेटा जन्मी है जन्म में माता, जगत में माता, मेरे लाल ये आंसू दे दे अपनी दुखिया माँ को। पीछे माँ के जलते हुए शॉट बताए हैं। मैंने कवि प्रदीप को जार रोते हुए देखा, नैयर क्या बना के लाया। अपनी माँ की किस्मत पर मेरे बेटे तू मत रो, अपनी माँ की किस्मत पर मेरे बेटे तू मत रो, मैं तो कांटों में जी लूंगी, जा तू फूलों पर सो।
1969, गायिका आशा भोसले, गीतकार पंडित प्रदीप। तू ही मेरे दिन का सूरज, तू ही मेरी रात का चंदा, देख के उजड़ा जीवन, तू आज दुखी मत हो, मैं तो कांटों में जी लूंगी जा, तू फूलों पर सो, अपनी माँ की किस्मत पर। गीतकार के रूप में कैसे लगे आपको वो? नंबर 1 साहब, वो उसका अपने ढंग का वो आदमी है। उसकी टक्कर में आई कैन नॉट कंपेयर एनी पोइट। वो उर्दू के शायर नहीं थे, वो अपनी वजह के मालूम नहीं किस किस्म के शायर थे। कोई वो कहते हैं ना काफिया रदीफ कुछ, वो सब छोड़ देते थे। वो क्या लिखते थे, कहा क्या करते थे वही जाने। उनकी मतलब कविता की क्या बात अपील करती थी? नहीं साहब, कुछ भी लिखता था, कमाल था। मैं आज तक उनका एक गाना रिजेक्ट नहीं कर सका। वो धुन बना के लाए तो वो भाग गया मैं उधर से, अदरवाइज एक गाना नहीं कोई बोल सके कैसा है। नहीं, ये सब एक बार मुस्कुरा दो में आपने एक अलग तरह का संगीत दिया था, जो पहले से आपकी जो परंपरा चली आ रही थी उससे अलग। वो तू औरों की क्यों हो गई वो गाना? जी, वो किस तरह से आपने बनाया था? इतना फास्ट, और वो इतना एक अलग फास्ट वर्डिंग थे, कितने अटल है तेरे इरादे, भूल गई क्या अपने वादे। हाँ, और फिर वो तू औरों की क्यों हो गई, वो उधर ही बैठा हुआ था, क्या हमारा नाम है, इंदिवर साहब, वो तशरीफ फरमा थे। तो बनाया, देखता रह गया। वो कहता है यार ये बोल को नहीं सांस लेने देता, फटाफट गाना बना दिए। किशोर कुमार ने जब इस गाने को देखा और पहली बार गाने की कोशिश की थी तो क्या हुआ? नहीं गाया, फर्स्ट क्लास गाया वो, इस गाने को बहुत अच्छा गाया। नहीं, ये सब एक बात मेरे दिमाग में बहुत देर से घूम रही थी, मैं डरते डरते आपसे पूछ रहा हूँ। बाबूजी धीरे चलना जो गाना है, आपने कहा कि मधुबाला आपको बाबूजी कहती थी जी। इस गाने के बाबूजी और आपको बाबूजी कहने का कोई ताल्लुक है क्या? नहीं, वो तो स्वभावन ऐसे ही अपने स्वभाव से बाबू बुलाती थी। नहीं साहब, नया अंदाज के गाने के बारे में कुछ बताइए। मेरी नींदों में तुम, मेरे ख्वाबों में तुम, वो किस तरह से आपने हमारी मोहब्बत में गुम। जी, आपने किशोर कुमार और शमशाद बेगम को हाँ साहब, ये बस यही काम है। ये जो कॉम्बिनेशन है किशोर कुमार और शमशाद बेगम, इम्पॉसिबल लगता है ये, मतलब हाँ, एक तरह से सुनने में फिर कैसा पॉसिबल लगता है ये साहब। ये बस कंपोजर के पैंतड़े, वो पैंतड़े, वो लल्लू पंजाबी में कर लल्लू करे कवलियां रब सिद्धियां पाए, तो हम तो भगवान के लल्लू पैदा हुए, उसने जो कराया करा दिया। नहीं साहब, आप होम्योपैथी की भी प्रैक्टिस आपने छोड़ दी, करते रहे, लेकिन आपने जो गोलियां संगीत के रूप में तैयार की हैं, गानों के रूप में तैयार की हैं, ये दोनों टैलेंट से असल में लग जाते हैं। मोस्टली मेरे 90% मेल फैंस डॉक्टर्स ही हैं, मेल फीमेल मिक्स करके डॉक्टर्स ही हैं, क्योंकि म्यूजिक एंड मेडिसिन गो टुगेदर, वन हील्स द फिजिक्स, अनदर हील्स द सोल्स। लेकिन ये जो तीसरा शौक आपको एस्ट्रोलॉजी का जो हुआ, ये तो साहब देखिए, मैंने बोला ये बड़ा खराब शौक है। ज्योतिष में कभी एतकाद नहीं रखना चाहिए, और सब मरेंगे ज्योतिष में जो एतकाद रखते हैं। लेकिन आप इस लाइन में क्यों गए, क्या किया? नहीं साहब, मैं नहीं निकल सकता, मैं आपको बताता हूँ, लेकिन मैं अपने दोस्तों को आगाह करता हूँ, इल्म नजूम फेंक दो। इसका शौक कैसे लगा आपको? बहुत परेशानी की हालत में? हमारे साहब मेरे को ज्योतिष भी बड़े बड़े गजब के मिले, जो उन्होंने बोला सत्य हुआ वो। या अपने मतलब वो जो आपका रोमांस जो चल रहा था उसके बारे में जानने के लिए आपने ये सीखा? नहीं साहब, मैं अपना कैरियर सोचता था क्या होगा। एक आदमी तो रमल फेंकता था, बिल्ला जोशी था वो, उसका नाम ही मुझे याद है, वो अमृतसर में था। उसने रमल फेंक के बोला तुम इधर क्या करते हो? मैंने कहा भी क्यों? कहता तुम्हारा स्थान तो बम्बई में समुद्र के किनारे, और तुम बड़े मशहूर संगीतकार बनने वाले हो। साला मैं सूट वूट पहने, टाई वाई लगाए हुए, ना मैं दिखूंगा वैसा आदमी। कैसे वो बोल गया है, मुझे बड़ा इत्काद बैठा। लेकिन मैं इसके व्हेन आई वेंट थ्रू दिस देन आई रियलाइज्ड। नैयर साहब, ये मैं ये कहूँगा कि इस शेर के बारे में आपका क्या ख्याल है कि याद आते हैं अहदे जुनू के खोए हुए दिलदार बहुत,
उनसे दूर बसाई बस्ती जिनसे हमें था प्यार बहुत। वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है वासी साहब, आप तो यानी बरजस्ता फौरन ही एकदम। ये तो सरदार जाफरी साहब का शेर है, किसी का भी हो, याद आ गया, लेकिन किसी का भी। क्या ख्याल है आपका इसके बारे में? हाँ, बहुत अच्छा। और ये आपकी जिंदगी पर कहाँ तक चश्मा होता है? चश्मा ही है साहब, हर शेर चश्मा मेरी जिंदगी के ऊपर। नहीं सब, आज का संगीत, आज के संगीतकार और गायकों के बारे में आप क्या कहेंगे? बहुत अच्छे हैं साहब, उनमें मुझे अलका याग्निक है, बहुत पसंद है। और पुरुष गायकों में? पुरुष गायकों में कोई रफ़ी की नकल करता है, कोई किशोर कुमार की नकल करता है, अपना तो कुछ है ही नहीं। आज के ज़माने का कौन सा गाना आपको बहुत ज़्यादा पसंद है? मैं सुनता ही नहीं ना, मैं सुनता ही नहीं। और टीवी में मैं देखता हूँ तो हिंदी तस्वीरों का चैनल ही नहीं लगाता। शाम को 6 बजे कुर्सी पे बैठता हूँ, या तो HBO या स्टार मूवीज़ या खुदा आपका भला AXN या वो ZMGM। नहीं सब, अपने गाने आप रेडियो से, तन्हाई में अपनी तरफ से CD पर, रिकॉर्ड पर या कैसेट पर सुनते हैं? नहीं, कभी नहीं। मेरे पास, मैं अरब में गया था तो मैं एक CD लाया हूँ जिसको मैं, ईमान है, रोज़ मैं एक नमाजी आसन में बैठता हूँ, उसका नाम है वजर आसन। जैसे मुसलमान लोग नमाज पढ़ते हैं तो खाना खाने के बाद 15-20 मिनट, तो एक लेबनान की औरत है, तस्वीर में देखी, बहुत खूबसूरत औरत है और क्या गाती है। हालांकि ज़माने यार मन तुर्की नमी दानम आता मुझे कुछ नहीं है, लेकिन उसको मैं सुनता रहता हूँ और डेली मेरा काम है। 4 महीने से मैं उसको रोज़ लगाता हूँ दोपहर को। इसके अलावा और क्या सुनते हैं आप? कुछ नहीं सुनता, सिर्फ पास्कल मचालानी सुनता हूँ। लेबनान की वो हसीन औरत है, वो जितना हसीन गाती है। नहीं साहब, आपके साथ में इतनी प्यारी, इतनी रोचक बातें हुई और बहुत कुछ जानने को, खतरनाक है और साफ है। तो मैं विविध भारती के तमाम सुनने वालों की ओर से और विविध भारती की ओर से आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आप हमारे इस प्रोग्राम में तशरीफ लाए। मैं आपके पूरा स्टाफ विविध भारती का, जिनको मैं मिला हूँ, बहुत अच्छे लोग हैं सब। मिलके ऐसा लगा कि अपने घर में दोबारा वापस आ गए, बहुत खुशी हुई। उजाले उनकी यादों के। आप सुन रहे थे दास्ताने नैयर की अंतिम कड़ी। जाने माने संगीतकार OP नैयर से कमल शर्मा, अहमद वसी और यूनुस खान की लंबी बातचीत पर आधारित इस कार्यक्रम के रिकॉर्डिंग इंजीनियर थे दिलीप कुलकर्णी। संयोजन राकेश जोशी का था। विविध भारती की ओर से इसे आपकी सेवा में प्रस्तुत किया कमल शर्मा ने। तो अगले हफ्ते जरूर सुनिएगा। उजाले उनकी यादों की।